हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग एसबीआई के अमेंडमेंट्स जो है, जो भी नए अपडेट्स आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में आप मान के चलो 15 to 20% पेपर आपका अमेंडमेंट से बन सकता है। तो इस वीडियो को लाइटली ना ले, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इसमें पार्ट ए से अमेंडमेंट्स हुए हैं। चैप्टर 2 में लगभग सेम ही अमेंडमेंट से जो पहले हुए थे वही आईसीएसआई ने सप्लीमेंट के अंदर दे दिया है। ठीक है, अगेन रिपीटेड है कुछ कुछ, और कुछ कुछ न्यू है तो हम न्यू डिस्कस करेंगे, और रिपीटेड भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूंगी। तो चैप्टर 2 जो है आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला, उसमें कुछ कुछ निधि कंपनी रिगार्डिंग, ओपीसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ अमेंडमेंट्स है वो देखेंगे। चैप्टर 3 एलएलपी का, एलएलपी में न्यू फॉर्म्स आए हैं वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें से पेपर बन सकता है अच्छा खासा। चैप्टर 5 में भी ज्यादा मेजर अमेंडमेंट नहीं है, बट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्राइटेरिया में चेंज है, वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 6 आपका कन्वर्जन वाला चैप्टर है, जिसके अंदर हम ओपीसी के रिगार्डिंग बातें पढ़ेंगे और कुछ कुछ जो भी न्यू एडिशन है वो डिस्कस करेंगे। रही बात पार्ट बी की, तो पार्ट बी आपका है लेबर लॉज वाला। तो लेबर लॉज के अंदर केस लॉज ऐड हुए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ के जाने हैं। 2 केसेस एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि 2 केस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि लेबर लॉज हमारे लिए पूरा ही रेलेवेंट है, और अमेंडमेंट से वो पेपर बनाना चाहेंगे तो हो सकता है वो 1 या 2 केस तो दे ही दे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो क्या है आपका दिसंबर 25 के अमेंडमेंट्स। तो पहला अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं निधि कंपनी के रिगार्डिंग। एक दो अमेंडमेंट्स है कि जैसे है ना, V2 पोर्टल से V3 पोर्टल पे ट्रांसफर हुआ है। एमसी पोर्टल का वर्जन नया आया है, V2 पोर्टल पहले आ चुका था काफी, वर्जन 2 से वर्जन 3 में वो शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से काफी सारे फॉर्म्स के न्यू फॉर्मेट्स आए हैं। जैसे निधि कंपनी के क्या क्या फॉर्म नंबर्स है, NDH1, NDH2, NDH3, NDH4, ऐसे जो फॉर्म नंबर्स है उनके न्यू फॉर्मेट्स आए हैं। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए पता होना चाहिए कि काफी सारे फॉर्म्स हटा दिए गए हैं। जैसे GNL5 है, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं जिनको हटा दिया गया है। DI, वो क्या बोलते हैं, INC 14, 15, कुछ कुछ चीजें ओमिट कर दी गई है, कुछ कुछ चीजें सब्सटीट्यूट कर दी गई है, कुछ कुछ फॉर्म्स के न्यू फॉर्मेट्स आ गए हैं। ये सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि V2 से हम V3 पोर्टल पे ट्रांजिशन हमने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड में। बाकी एज सच कोई डायरेक्ट इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका जो अमेंडमेंट नंबर 1 है जो सप्लीमेंट में दिख रहा होगा, तो वो हमें इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है, तो हम उस पर इतना डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस कुछ फॉर्म्स को हटाया है, कुछ नए फॉर्म्स लेकर आए हैं, कुछ फॉर्म्स को सब्सटीट्यूट किया गया है, और कुछ फॉर्म्स का फॉर्मेट चेंज किया गया, वही सब्सटीट्यूट किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हम अमेंडमेंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हमारा थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2023 का अमेंडमेंट है ये। ठीक है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में अमेंडमेंट है, इसका मतलब चैप्टर 2 की बात हो रही है, इनकॉर्पोरेशन का वही चैप्टर है। इसमें बस इतना बोला है कि देखो क्या है, वर्ड में इंक्लूड सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट एज इट थिंग्स प्रॉपर शैल बी ओमिटेड। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे निधि कंपनी के रूल्स के अंदर कि एज द कॉस्ट एज इट थिंग्स प्रॉपर। तो ये सही चीज नहीं थी कि भाई कितनी भी कॉस्ट वो डिसाइड कर देंगे, इस चीज को उन्होंने ओमिट कर दिया, इस लाइन को ओमिट कर दिया है कि कॉस्ट वो होगी जो वो उनको सही लगेगी। ये सब चीजें हटा दी। दूसरी चीज, इन्होंने क्या बोला है कि अगर न्यू मैनेजमेंट आ गया है, मैनेजमेंट टेकन ओवर बाय द न्यू मैनेजमेंट। देखो सीधी सी बात है, जब कंपनी डूब रही होती है, जब इंसॉल्वेंसी के पोजीशन पे चली जाती है, तो उसके लिए, उसके रिवाइवल के लिए काफी हाथ पैर मारे जाते हैं। ठीक है, तो जब रिवाइवल की ट्राई करते हैं हम लोग, उस टाइम पे रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर रिजोल्यूशन प्लान बनता है। ठीक है, और इस प्लान को अप्रूव कराना होता है। उसके अंदर क्या बातें होती है कि कंपनी को हम वापस से जिंदा कैसे करें, बीमार से हेल्दी कंपनी कैसे बनाए, क्योंकि अब कंपनी तो बीमार है, अगर उसको हम हेल्दी नहीं बनाएंगे तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग रिजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है कि कंपनी को हम वापस से अच्छी पोजीशन पे कैसे लेके आए। तो उस टाइम पे क्या होता है, पुराने मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है, क्योंकि पुराना मैनेजमेंट अच्छा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, कंपनी इंसॉल्वेंट होती ही नहीं, कंपनी की इतनी बुरी हालत होती नहीं, कंपनी बीमार होती ही नहीं। तो ये क्या बोलते हैं कि पुराने मैनेजमेंट को हम हटाएंगे, वहां पे जो प्रोफेशनल्स है वो बैठेंगे और वही मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है, और इस रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट ना तो कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी तरह की अपील पेंडिंग नहीं है, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। अब देखो बात कुछ और निकली कुछ।
है ना। देखो सीधी सी बात है, हम लोग इनकॉर्पोरेशन में क्या पढ़ते हैं कि हमें अपना नाम चेंज कराना है, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज करानी पड़ी तो, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नाम से और एक जगह से कंपनी को बना रहे हैं, ठीक है। उसमें बाद में चेंजेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो काफी अमेंडमेंट इसमें आए हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या आपको तब भी चेंज करना अलाउड होगा क्या, जब आप ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में जा चुके हो, हाँ, ठीक है, अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है तो। और इसमें सारे प्रोविजन किसके अप्लाई होंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो ये अमेंडमेंट नया इंसर्ट किया गया है, एग्जाम में पढ़ के जाना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस, ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम लोग वहां पे पढ़ते हैं चैप्टर 3 के अंदर कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपको शिफ्ट करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, उसका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, तो क्या तब भी वो शिफ्ट कर सकती है कि हाँ, बट रिजोल्यूशन प्लान प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए उसका, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, कोई अपील, ये सब पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। उसके बाद देखो क्या है अमेंडमेंट, निधि कंपनी की पढ़ रहे हैं हम फिलहाल। एज पर अमेंडेड रूल्स द वर्ड निधि शैल बी ओमिटेड। अब देखो सीधी सी बात है, इस पूरे का मैं आपको क्रक्स समरी बता देती हूँ। आप अगर निधि लिमिटेड या निधि नाम, जो वर्ड है निधि, अगर आप निधि वर्ड यूज करते हो एनी हाउ, ठीक है, तो आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, सारी कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप निधि कंपनी का नाम भी यूज करो और निधि कंपनी के काम भी ना करो, ये अलाउड नहीं है। आप पे सारे निधि रूल्स अप्लाई हो जाएंगे अगर आप निधि का नाम यूज करते हो तो, ठीक है। ऐसा ही कोई प्रोविजन हमारा नेक्स्ट वाला भी है, सेम ही है काइंड ऑफ। ये बोलते हैं कि आपको निधि नाम तभी मिलेगा जब आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली होगी, ठीक है। देखो क्या है, डिक्लेयर, जब तक आप डिक्लेयर नहीं होगे तो आप निधि नाम यूज नहीं कर सकते, तो पहले डिक्लेयर हो एज निधि और फिर निधि वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ सेम ही बात बोल रहे हैं कि भाई निधि कंपनी का नाम तभी यूज करो, निधि का नाम तब यूज करो जब निधि के काम कर रहे हो, निधि की तरह डिक्लेयर कर दिया तुमने, तुम्हें किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तभी आप निधि कंपनी का नेम यूज करो, ठीक है। उसके बाद की अमेंडमेंट्स टू फॉरेन कंपनीज। अब हमने निधि कंपनी के दो प्रोविजन पढ़ लिए कि एक तो है ना, निधि कंपनी का नाम तब यूज करना है जब आप निधि की तरह डिक्लेयर्ड हो जाओ, और निधि कंपनी का नाम यूज कर रहे हो तो सारी कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमने कुछ अमेंडमेंट पढ़े। एक हमने ये वाला पढ़ा था, ये वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि सारे फॉर्मेट्स जो है वो चेंज हो गए हैं, NDH1 NDH2 ये सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट चेंज हो गए हैं, और अगर नया मैनेजमेंट आया तो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकती है, वो पढ़ा। अब हम फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा काम की बात नहीं है, टाइम पास बातें ही हैं कि देखो MCA ने एक चीज बनाई है, एक सेंटर बनाया, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर CPC। अब इसके नाम से समझने में आ रहा होगा, इससे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग करेंगे। देखो MCA पोर्टल पे बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें जाती है, अलग अलग फॉर्म्स जाते हैं, तो एक सेंट्रलाइज डेटा कलेक्ट हो पाए, इसलिए MCA ने क्या बनाया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। 2024 की बात है ये, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, फॉरेन कंपनी को बड़ा फायदा होगा। फॉरेन कंपनी को 30 दिन के लिए, फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर 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 सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने पड़ते हैं ROC के पास। ये बात हमने पढ़ी हुई है, हम सबको पता है कि फॉरेन कंपनी को इनकॉर्पोरेशन तो नहीं कराना होता क्योंकि वो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइलिंग वगैरह करती है ROC के पास, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ये सब जो फॉर्म फाइलिंग्स है फॉरेन कंपनी की, ये बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक तो आप टाइम बाउंड मैनर में काम होगा, जल्द से जल्द फेसलेस मैनर में होगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो सेंट्रल CPC क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ पे आपका सारा डेटा एक जगह आ जाता है। ये कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है, जिसमें टाइम बाउंड मैनर में होता है, मतलब इतने में ही काम हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है, तो जल्दी काम निपटता है। दूसरी चीज फेसलेस मैनर, आप ऑनलाइन आप ये काम कर सकते हो, तो आपका बहुत क्विक प्रोसेसिंग होती है, तो फॉरेन कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा FC1, ये फॉरेन कंपनी का फॉर्म होता है जिसमें डॉक्यूमेंट जाते हैं फॉरेन कंपनी के। तो घबराने की बात नहीं है, पता नहीं नए नए फॉर्म्स आ गए मैम, नए नए अमेंडमेंट्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक जनरल अमेंडमेंट्स है। पेपर इसमें से बने तो अच्छी बात ही होगी, बुरी बात नहीं होगी, ठीक है। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। और हमें काइंड ऑफ हम लोग सोच सकते हैं कि 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा इसमें से, तो अगर आप ये छोटी सी शीट पढ़ के जाते हो और आपको 15 मार्क्स का अगर फायदा मिलता है तो अच्छी बात है ना, गुड थिंग है।
ठीक है, तो देखो अब क्या है, फॉरेन कंपनी में क्या बोला इन्होंने, 30 दिन में इनको फाइलिंग करनी होती है, तो ये FC1 फॉर्म भेजते फाइलिंग के लिए। अब उस FC1 फॉर्म के लिए इन्होंने एक CPC नाम का सेंटर बनाया है जो पोर्टल पे ही अवेलेबल होगा, उससे सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग होगी, जितने भी कॉर्पोरेट फाइलिंग्स होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आना जाना बचेगा, एफर्ट्स बचेगा। ठीक है, वेरी बेसिक। अब देखो क्या रहा है, MCS एक्सटेंडेड द मैंडेटरी डीमैट। अब डीमैट रिक्वायरमेंट जो है कि शेयर्स आपके डीमैट में ही होंगे, वो जो MCA है उसने प्राइवेट कंपनी के लिए 30 जून 2025 तक का टाइम एक्सटेंड किया है। अब ये रेलेवेंट नहीं है, और ये एक्सटेंशन प्रोड्यूसर कंपनी और स्मॉल कंपनी को नहीं दिया गया था। ठीक है, अब ये ज्यादा रेलेवेंट है नहीं अमेंडमेंट, क्योंकि हो चुकी है बात, जून चला गया है 2025 का, अब तो दिसंबर आने वाला है। ठीक है, तो 30 जून तक का उनको टाइम दिया गया था कि वो अपनी डीमैट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ले। ठीक है, उनको पहले कम टाइम था, अब उनको एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया था, तो जिन कंपनी को जिन्होंने कर लिया होगा रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा नहीं किया। ठीक है, अमेंडमेंट आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा अब देखो क्या है, अब SBO वगैरह के प्रोविजन सारे LLP के, ये बहुत ही रेलेवेंट है, ध्यान से सुनना। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो अमेंडमेंट है 2023 वाला, ये तो बस इतनी सी बात बोलता है कि LLP के फॉर्म 3 और फॉर्म 4, फॉर्म 3 किसका होता है, LLP अग्रीमेंट का, और फॉर्म 4 किसका होता है आपका, फॉर्म 4 किसका होता है आपका, पार्टनर से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया, फॉर्मेट इसके रिवाइज हो गए। ठीक है, देखो, रिवाइज्ड द अमेंडमेंट रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ LLP फॉर्म नंबर 3, और आगे फॉर्म नंबर 4 भी आएगा, देखो फॉर्म नंबर 4 भी आएगा जिसमें चेंजेस आ गए। देखो फॉर्म 3 जिसमें LLP अग्रीमेंट की बात होती है, और फॉर्म 4 जिसमें आपका सारा पार्टनर से रिगार्डिंग चीजें दी जाती है। इन सबको काफी हद तक रिवाइज कर दिया गया, इसमें काफी चेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ नए फॉर्म्स आए हैं जिसकी मैं आपको अलग से चार्ट ही बनवा देती हूँ, तो वो याद कर जाना, बाकी रीडिंग आप अपने घर पे करते रहिए। देखो क्या है, फॉर्म 3 फॉर्म 4, ये दो फॉर्म थे, ये अग्रीमेंट का था, LLP अग्रीमेंट का, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, LLP अग्रीमेंट, LLP अग्रीमेंट, LLP अग्रीमेंट। ठीक है, और फॉर्म 4 है आपका पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर आए जाए, इंसॉल्वेंट हो, अनसाउंड माइंड के हो, कुछ भी हो जाए पार्टनर के साथ। ठीक है, वो कौन सा फॉर्म जाता है, फॉर्म 4, फॉर्म नंबर 4 जाता है। ठीक है, अब देखो फॉर्म 3 और 4 की बात हमने कर ली। अब नए फॉर्म्स है जो आपको अलग से याद करने हैं, जो आपको मॉड्यूल वगैरह में, कॉपी वगैरह में नहीं मिलेंगे, आपको यहीं से पढ़ के जाना और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। देखो क्या है, फॉर्म 4A। अब फॉर्म 4 में हम क्या बना रहे थे, पार्टनर्स के रिगार्डिंग नोटिस भेज रहे थे रजिस्ट्रार को। अब फॉर्म A में हमें रजिस्टर बनाना है अपने पार्टनर्स का, क्या बनाना, रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स हमें बनाना पड़ेगा फॉर्म 4A में। अब एक और फॉर्म आ गया, फॉर्म 4B। अब ये क्या है, इसमें जो रजिस्टर्ड पार्टनर होता है, रजिस्टर्ड पार्टनर, ठीक है, जिसका नाम तो एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड है LLP अग्रीमेंट में, लेकिन वो बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, बेनिफिशियरी कोई और है, तो ये अपना डिक्लेरेशन देगा टू LLP को कि भाई मैं रजिस्टर्ड पार्टनर हूँ, मैं बेनिफिशियल पार्टनर नहीं। ऐसा सेम प्रोविजन कंपनी लॉ के अंदर, आपका कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 89 और 90 का है। 89 क्या बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड होल्डर है लेकिन आप बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, तो वहां पे आपको फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है कंपनी को, फिर कंपनी सबमिट कराती है रजिस्ट्रार को। सेम LLP का प्रोविजन है, सेम। ठीक है, आपको फॉर्म ए जमा कराना, ए तो आपका रजिस्टर बनेगा, फॉर्म बी जमा कराना है, फॉर्म 4B रजिस्टर्ड पार्टनर जमा कराएगा LLP को। अब फॉर्म C किसका होगा, 4C किसका होगा, जब बेनिफिशियल पार्टनर जमा कराएगा, बेनिफिशियल पार्टनर डिक्लेयर करेगा LLP को। अब हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म 4D किसका होगा, जब LLP बताएगा रजिस्ट्रार को कि भाई ये हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे पार्टनर है जिनका नाम लिखा हुआ है बट उनको बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये सारी बातें हमें बतानी पड़ेगी। फॉर्म 4A 4B 4C 4D ये चारों याद होने चाहिए बहुत ही बाकायदा अच्छे तरीके से। और अगर कोई भी तरह का चेंज होता है, एनी चेंजेस, अगर कोई भी तरह का चेंज होता है, एनी चेंजेस, वो आपको विद इन 30 डेज बताना ही है ROC को, ये हमें पता ही, विद इन 30 डेज हम किसको बताते हैं, ROC को बताते हैं, मतलब रजिस्ट्रार को बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना, है ना। और ये भी कितने दिनों में जा रहा है फॉर्म। अब फॉर्म D के अंदर LLP को क्या मिले होंगे, डिक्लेरेशन रिसीव हुए होंगे, डिक्लेरेशन रिसीव हुआ है
ऊपर वाले ये दो किसको रिसीव हो रहे हैं, एलएलपी को, है ना, एलएलपी को रिसीव हो रहे हैं। फॉर्म बी 4B और 4C दोनों एलएलपी को जा रहे हैं। तो ये जिस दिन रिसीव हुए उनको, इससे इनको 30 डेज मिलेंगे, इनको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 4D। समझ में आई चीज, मतलब फॉर्म 4B या फिर 4C ये आ रहे हैं किसके पास, एलएलपी के पास। तो जैसे ही आए, ठीक है, ये रिसीव हुए, इसको रिसीव, ये रिसीव हुए, इससे आपको 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना है। किसके अंदर, कौन से फॉर्म में, रजिस्ट्रार को फाइल करना है कौन से फॉर्म में, फॉर्म 4D में आपको जमा कराने हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, नया प्रोविजन है। दूसरा, अब देखो आपने सेक्शन 90 पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट का, जो एसबीओ की बात करता है, अगर आपको याद हो तो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोविजन यहाँ पे भी एलएलपी के अंदर, वहां पे भी फॉर्म जाएंगे, डिक्लेरेशन जाएंगे एसबीओ वाले, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाले, ठीक है। तो ये भी हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको देखो क्या चीजें पढ़नी है, समझनी है। सबसे पहले इसमें क्या जाएगा, एलएलपी बैन 1, बेनिफिशियल ओनर है ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो फॉर्म का नाम क्या है, बैन 1। तो वो 4D 4A B C D ये सब क्या था, वो था नॉर्मल आपका बेनिफिशियल रजिस्टर, मतलब नाम तो मेरा लिखा हुआ है पार्टनर की तरह, बेनिफिट किसी और को मिलता है, ठीक है, या फिर बेनिफिट किसी और को मिलता है, नाम किसी और का लिखा हुआ है। समझ में ये चीज, तो अगर मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो भी मैं एलएलपी को बताऊंगी, मेरा नाम लिखा जा रहा है तो भी मैं एलएलपी को बताऊंगी, वो बस इतनी बात बोलता है आपके ऊपर वाले फॉर्म नंबर। ये बोल रहा है जब मेरा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, मेरा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है एलएलपी के अंदर, तो फॉर्म एलएलपी बैन 1 ये जमा कराता है आपका एसबीओ टू एलएलपी, एलएलपी को बताता है भाई मैं एसबीओ हूँ, ठीक है। फिर बैन 2 के अंदर एलएलपी बताती है रजिस्ट्रार को एज यूजुअल। बैन 3 में रजिस्टर बनता है, रजिस्टर ऑफ एसबीओ, रजिस्टर ऑफ एसबीओ बनता है, ठीक है। और बैन 4 में कोई इंफॉर्मेशन अगर मंगवानी हो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसबीओ, तो उसका नोटिस दिया जाता है, नोटिस, तो याद करो चलो। एलएलपी बैन 1 एसबीओ देता है एलएलपी को कि मैं एसबीओ हूँ। फिर बैन 2 में एलएलपी देती है रजिस्ट्रार को कि ये हमारे एसबीओ है, ठीक है। एलएलपी 3 के अंदर बकायदे एक रजिस्टर बनता है, जैसे उसमें रजिस्टर ऑफ पार्टनर बन रहा था 4A में, वैसे यहाँ पे रजिस्टर ऑफ एसबीओ बनता है बैन 3 में। और फिर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगवानी है एसबीओ से, फर्दर इन्फॉर्मेशन, हम उसको एक नोटिस भेज सकते हैं बैन 4 के। याद हो गया, वेरी इजी। ये हमने सारे फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, फॉर्म ए वगैरह। इसके अंदर देखो, ये जो जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको कंप्लाई कितने में करना है, ये 30 डेज में। अब देखो सीधी सी बात है, रूल्स ने तो बोल दिया कि तुम्हें रजिस्टर बनाना है 4A में, तो अचानक से कैसे बनेगा, तो उनको कुछ टाइम पीरियड दिया गया था, कितना दिया था, 30 डेज। जैसे ये रूल्स आए उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये रजिस्टर बना के तैयार करना था। अब रजिस्टर में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, किसके पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम, उनका पता, पैन, कब वो पार्टनर बने, कब उन्होंने छोड़ा, ये सब। और जैसे ही कोई एंट्री हो, जैसे ही कोई एंट्री हो, वो 7 दिन में हो जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी चेंज हुआ पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर आया गया, जो भी हुआ, जो भी चेंज हुआ, वो आपको रजिस्टर ऑफ पार्टनर विद इन 7 डेज कोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब है। फिर हमने ये 4B वाली बातें पढ़ी, 4C की बातें पढ़ी। कोई भी तरह का चेंज होगा अगर, तो वो कितने दिन में कोट करना है, 30 दिन में, सब कुछ 30-30 दिन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, पहले हमारा फॉर्म 3 और 4 चलता था, वो उन्होंने रिवाइज किया थोड़ा सा, उसका फॉर्मेट चेंज किया। फिर उन्होंने नए फॉर्म्स बताए, उन्होंने बोला कि पार्टनर पार्टनर के रिगार्डिंग नोटिस तो तुम भेज रहे हो रजिस्ट्रार को फॉर्म 4 में, लेकिन अगर जो पार्टनर है, क्या बोलते हैं, हाँ पार्टनर है, उसका रजिस्टर बनाना है आपको, ठीक है, तो वो बनेगा फॉर्म 4A के अंदर। अब अचानक से तो नहीं बना सकते, तो हमने उनको 30 डेज दे दिया कि आप जैसे ही रूल्स है, आप 30 दिन में आपका क्या बना लो, रजिस्टर बना लो। फिर अगर है ना कोई पार्टनर है जो नाम तो उसका लिखा हुआ है किस, कोई और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है, तो वैसे में उन्होंने फॉर्म B और C डाल दिए, और D में तो अपना LLP जा ही रहा है रजिस्टर के पास। ये सारी चीज हो है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। इसमें देखो, हाँ ये सब हो गया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये हमने बैन 1 बैन 2 वो सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। इसका पॉइंट याद, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं।
द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स शैल स्पेसिफिकली अप्लाई टू ऑल द एलएलपी। ये रूल्स किस पे अप्लाई होंगे? सारी एलएलपीज पे अप्लाई होंगे। अफोर्सेड रूल्स मेंशन वेरियस डेफिनेशंस। तो ये जो नए रूल्स आए 2023 वाले, इन्होंने काफी सारी डेफिनेशंस दी है, जैसे कि कंट्रोल क्या होता है, मेजोरिटी स्टेक, एसबीओ कौन होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो ऐसे इन्होंने नई नई डेफिनेशंस दी है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग, एलएलपी को कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि एलएलपी वन, बैन वन जो फॉर्म है वो इंडिविजुअल भर दे, ठीक है। अब जैसे ही उनको डिक्लेरेशन मिलेगा बैन वन के अंदर, एलएलपी एक रिटर्न फाइल करेगी बैन टू के अंदर रजिस्ट्रार को। फिर जो एलएलपी होगी वो एक रजिस्टर भी बनाएगी एसबीओ का बैन थ्री के अंदर, ठीक है। और रूल स्पेसिफाइड फॉर्म बैन फोर फॉर नोटिस सीकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एसबीओ। तो एसबीओ के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी उसका जहां से भी उसका पता चल सके, तो उसके लिए बैन फोर यूज होता है। 7th पॉइंट क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। क्या बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन, आप कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो इस मामले में। 8th पॉइंट क्या बोलता है? नॉन एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन एंटिटीज। हो सकता है कि कुछ एंटिटीज ऐसी हो जिसपे ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो। तो ये दो तो जनरल पॉइंट है रूल 9 एंड 10, बाकी के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो, ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इसमें क्या हुआ कि टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, है ना, मतलब एक्सटेंशन मिल गया था ये सब फॉर्म्स वगैरह भरने के लिए। तो आप इसको रीड करके थोड़ा सा आ जाते हैं। ये चैप्टर आपका कौन सा हाँ, एक ये चीज इंपॉर्टेंट आ सकती है, इन्होंने सी पेस नाम की चीज चालू करी है, सी पेस, ठीक है। इससे क्या होगा, जो क्लोजर है ना, किसका क्लोजर? क्लोजर ऑफ कंपनी एंड एलएलपी दोनों का, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इन्होंने सी पेस नाम की चीज लॉन्च करी है। अब सी पेस है क्या, कौन करता है ये सब? एमसीए। एमसीए ने क्या चालू करा है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। तो नाम से समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट एग्जिट मतलब हम कंपनी एलएलपी बंद कर रहे हैं, और ये ऐसी प्रोसेसिंग का सेंटर है जो कि एक्सेलरेट करेगा, तुरंत करवाएगा, क्लोजर को आसान बनाएगा, पेस पे, ठीक है। सी पेस नाम की चीज उन्होंने लॉन्च करी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एमसीए ने वो लॉन्च किया है सीपीसी, वैसे ही ये लॉन्च किया उन्होंने। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर था, ये सी पेस है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या पता डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सी पेस एंड सीपीसी, और एमसीए कैसे सब चीज़ें टाइमली ख़त्म करने के लिए, या फिर ये सारी चीज़ों के लिए क्या एफर्ट्स है जो कि एमसीए के हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, नॉर्मल थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, अब हम लोग चैप्टर 5 की चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर 5 जो बोलता है, क्या बोलता है, चैप्टर 3 और 2 के आइडिया समझ में आ गए होंगे। 3 के थोड़े से बहुत थोड़े से क्या इंपॉर्टेंट है काफी। उसके अंदर फॉर्म्स आए हैं क्योंकि हमने एसबीओ का और नॉर्मल बेनिफिशियल रजिस्टर्ड ओनर के फॉर्म्स पढ़े हैं। उसके अंदर वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। अब देखो क्या है, कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 5, एमएसएमई वाला। एमएसएमई में काफी अमेंडमेंट्स रिपीटेड है, काफी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट भी जो नए आए हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रूल 5, किसका रूल 5? आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेशन रूल्स 2020। द एमसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई having been authorized by the central government hereby notifies that Aadhaar authentication shall be performed on voluntary basis using yes and no authentication facility। अगेन बहुत जनरल अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट भी क्या है, नोट इंफॉर्मेशन है कि आधार ऑथेंटिकेशन है ना, वॉलेंट्री बेसिस पे होगा एमएसएमई वालों का। तो उस पे यस या नो पे आप टिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है कि नहीं कराना, दैट्स इट। ये तो कोई ज्यादा काम की बात है नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोली है कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा ना, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एमएसएमई वाले लेते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसको यूएपी के बराबर ही माना जाएगा। यूएपी क्या है? उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। उसको थोड़ा फॉर्मल की तरफ लेके आने के लिए ये स्टेप लिया है एमएसएमई वाले एक्ट ने। क्या कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की जितनी वैलिडिटी होती है उतनी ही आपकी इसकी भी वैलिडिटी रहेगी उद्यम असिस्ट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनकी वैलिडिटी काफी बराबर कर दी गई है इसको फॉर्मल एम्बिट में लाने के लिए, ठीक है, सिंपल थिंग। अब देखो, एक केस लॉ दे रखा है तुम्हें किसके अंदर, इसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर। इस केस लॉ में ज्यादा कुछ बात नहीं है। हमने, अगर आपको याद हो तो, एक चीज पढ़ी थी कि जो एमएससी है ना, एमएससी एफसी होता है, ये क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, ठीक है।
तो ये क्या होता है, फैसिलिटेशन काउंसिल। अब ये सारे मामले सुनता है जो भी MSMED एक्ट के होते हैं, इसके पास ये सारे मामले जाते हैं जो MSMED एक्ट के होते हैं, ठीक है। अब बात क्या है कि अगर मान लो इसने कोई अवार्ड दिया, अवार्ड मतलब अपना डिसीजन दिया है, तो ये अवार्ड किसके अकॉर्डिंग चलेगा, एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस अवार्ड से अग्रीव्ड हो, तुम कुछ दिक्कत है, समस्या है, तो तुम किसके पास जा सकते हो, अपील लेके जा सकते हो इससे हायर अथॉरिटी के पास, ठीक है। बट ये अपील सुनने के लिए, ठीक है, ये अपील फाइल करने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, तुम्हें क्या देना पड़ेगा ये अपील सुनने के लिए, 75% ऑफ द अमाउंट, डिस्प्यूटेड जो अमाउंट चल रही है ना उसका तुम्हें 75% देना पड़ेगा, तब ये आपकी अपील सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। ये हमने लास्ट ऑफ द चैप्टर में, चैप्टर जब खत्म होने लगा था तो लास्ट टॉपिक है ये MSc FC वाला, उसमें पढ़ा था कि 75% का डिपॉजिट लेना अपील आपकी रिजेक्शन में जा सकती है, ठीक है। ठीक है, रिगार्डिंग हमें क्या बोला है इन्होंने, Messrs India Glycols Limited with and others another versus MSc FC, ठीक है, ये एक केस का नाम है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 19 ही तो करता है ये सारी बातें, एंड एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड, तुम्हें उसके अवार्ड को सेटिंग असाइड, सेट असाइड कराना है, रद्द करवाना है ना, ऑफ द फैसिलिटेटिंग काउंसिल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय एनी कोर्ट अनलेस the appellant has deposited 75% of the amount in terms of award। सीधी सी बात है, आप डिपॉजिट कराओ ताकि हमें सच में पता चले कि आपका जेन्युइन रीजन है, आप सीरियस हो केस को लेके, कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा, तो इतना आपको करवा सकता है। फिर इसमें सारी बातें वही लिखी है कि इन पे 1996 के प्रोविजंस लगेंगे, सब लगेगा, इनके अवार्ड को वैलिड माना जाएगा, ये माना जाएगा, वो माना जाएगा, वुड बी गवर्न बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, ये सब इन्होंने बातें करी, लेकिन इसका एक ही कंक्लूजन निकल के आया है लास्ट में कि इनको 75% तो देना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा, नहीं तो इनकी अपील नहीं सुनी जाएगी, अदरवाइज अपील नहीं सुनी जाएगी, अदरवाइज अपील ही नहीं सुनी जाएगी, सारी बातें। फिर आता है अपना ये काम की चीज, बट इन्होंने बताया दो जगह आपको अमेंडमेंट बहुत कंफ्यूज करती है, दो जगह हमें दे रखी है कि MSME की डेफिनेशन क्या है, तो ये वाली हमें सिंपली याद नहीं करनी। अगेन ये 2020 का नोटिफिकेशन है, देखो अब 2020 की क्यों पढ़े जब हमारे पास 2025 की लेटेस्ट आपकी क्या है डेफिनेशन है, तो इसको नहीं पढ़ना है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ, सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा हमारे दिमाग से कि भाई एक्चुअल में हमें पढ़ना कहाँ से है। देखो ये मैं बता देती हूँ, ये आपको पढ़नी है, ये कब की है 2025 वाली डेफिनेशन, तो ये लेटेस्ट है तो हमें यही पढ़नी पड़ेगी ना। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या बोला है इसने, चैप्टर नंबर कौन सा है ये आपका 5 है ना, तो चैप्टर नंबर 5 में इन्होंने लिमिट क्या दे रखी है, क्या बातें कर रखी है देखेंगे हम लोग। तो इसकी भी हम एक टेबल बना देते हैं, चैप्टर 5 क्राइटेरिया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करके हम ये बन सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग आपका टर्नओवर, ये है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी कंपनी है, मतलब ये एंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। अब ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जानी है, यही याद करनी है। मैं तो बोलती हूँ आपके जो मॉड्यूल में है वो भी अपडेटेड नहीं है तो वो याद मत करना। 2020 की अमेंडमेंट हमें दे रखी है वो भी हमें याद नहीं करना, हमें 2025 की लेटेस्ट क्राइटेरिया लिमिट पढ़ के जानी है एग्जाम के अंदर SBIL के, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, इन्होंने बोला है माइक्रो, माइक्रो के अंदर लिमिट क्या है इनकी, 2.5 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में, साथ के साथ आपका 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ आप 100 करोड़ क्या 10 करोड़, 10 करोड़ आपका 10 करोड़ से कम या 10 करोड़ तक आपका क्या है टर्नओवर है, तो आप माइक्रो में आते हो। देखो वापस से आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीन वो आपका 2.5 करोड़ तक है और साथ के साथ आपका टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ तक है, ठीक है। तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाओगे। स्मॉल का इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, 2.5 करोड़ की जगह हम यहाँ पे कितना करेंगे 25 करोड़, ठीक है।
डायरेक्ट 2.5 करोड़ से 25 करोड़ में छलांग मारी हमने। और टर्नओवर कितना होगा, 100 करोड़, यहाँ पे है 100 करोड़, ठीक है। मीडियम का कितना होगा, 125 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, साथ के साथ टर्नओवर है आपका 500 करोड़, 500 करोड़ तक। समझ में ये चीज? तो हमें ये लेटेस्ट लिमिट्स पढ़ के जानी है, सीधी सी बात है। इसको अपनी कॉपीज में बना लेना और पढ़ के जाना, आपके चैप्टर 5 अगेन रेलेवेंट। बाकी वो केस लो तो रीडिंग दे देना, एक जो ग्लाइकॉल वाला केस था उसकी एक बार रीडिंग दे देना। उसमें बस क्रक्स यही है कि 75% अपन डिपॉजिट जमा नहीं कराते तो अपील नहीं सुनी जाती। कई अथॉरिटीज अपील सुनने, केस फाइल करने के लिए, केस को चालू करने के लिए, कंसिडर करने के लिए डिपॉजिट मांग सकते हैं। तो कितना परसेंट है, 75, वो देखा। और ये लेटेस्ट आपका क्राइटेरिया रट के जाना है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा और टर्नओवर कितना होगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या कोई एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है, या फिर मीडियम है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं आ रही तो लार्ज है, फिर वो तो उसको MSMED एक्ट के बेनिफिट्स फिर नहीं मिल पाएंगे। ये सारी चीजें हमने देखी। अब चैप्टर 6 के जो है आपके अमेंडमेंट्स, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं जो काम के हैं थोड़े से, कुछ है जो काम के नहीं है एज यूजुअल। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि INC 6 जो जाता है, INC 6 किसके लिए जाता है, OPC से अदर कंपनी के लिए, ठीक है, या फिर अदर कंपनी से OPC के लिए। तो जो आपका INC 6 जाएगा उसके अटैचमेंट्स रिड्यूस कर लिए, पहली चीज। देखो क्या क्या है इसके अंदर। चैप्टर 6 में क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन, अब हम कन्वर्जन, दो चीजों में, दो कन्वर्जन में चेंज आया है। एक तो OPC टू अदर, अदर टू OPC, मतलब OPC वाले में चेंजेस आए, ठीक है। इसमें हमें पता है फॉर्म कौन सा जाता था, INC 6। तो इसके साथ जो अटैचमेंट्स जाते थे, अटैचमेंट है ना, उनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब इन्होंने कंपलसरी कौन से अटैचमेंट्स कर दिए वो देखेंगे हम लोग। कंपलसरी अटैचमेंट, इसी के साथ वाले कंपलसरी अटैचमेंट्स देखेंगे। कुछ अटैचमेंट तो इन्होंने रिड्यूस कर दिए और कंपलसरी अटैचमेंट्स भी बता दिए कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे। कौन कौन से वो इसके साथ जा रही है, INC 6 के साथ। पहले है NOC क्रेडिटर्स का, ऑफ क्रेडिटर्स, NOC ऑफ क्रेडिटर्स, साथ के साथ एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो अटैचमेंट जाएंगे। एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। किस चीज का एफिडेविट है ये, कि मेंबर्स ने रजामंदी दे दी है OPC से किसी और कंपनी में, किसी और से OPC में चेंज होने के लिए, हैव कंसेंटेड। कोई और कंपनी अगर OPC बनना चाहती है तो मेंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव कंसेंटेड कन्वर्जन, है। तो ये एक अमेंडमेंट आपका है कि पहले तो उन्होंने INC 6 के अटैचमेंट्स रिड्यूस कर दिए हैं। फिर जो कंपल्सरी अटैचमेंट्स है वो उन्होंने दो बताए हैं। एक तो आपको डायरेक्टर का एफिडेविट लेना पड़ेगा कि भाई मैम को कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरा आपको क्रेडिटर्स से भी NOC लेना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स को भी कोई आपत्ति, ठीक है। फिर आपका कन्वर्जन कौन सा आता है यहाँ पे, INC 27, है ना। अब INC 27 फॉर्म किस में जाता है आपका, पब्लिक टू प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट टू पब्लिक में भी जाता है, बट कन्वर्जन हमें कौन सा पढ़ना है, प्राइवेट टू पब्लिक। अब जो ये इस कन्वर्जन के लिए आपको AOA को ऑल्टर कराना पड़ेगा। अब AOA को ऑल्टर कराने के लिए जो ऑर्डर आता है आपका, RD इसमें ऑर्डर देता है, ठीक है। RD जो ऑर्डर देता है, RD जो भी ऑर्डर देगा, ठीक है, वो ऑर्डर आपको INC 27 में देना पड़ेगा ROC को, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा याद करो कि हम जब पब्लिक टू प्राइवेट पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। तो एक फॉर्म होता है INC 27, वो होता है कि अगर हम RD से परमिशन मांगने गए कि हम क्या AOA को ऑल्टर कर ले क्या, और RD ने हमें परमिशन दी, तो उसका वो जो ऑर्डर होता है, RD का ऑर्डर है, ये आपको फाइल करना होता है INC 27 में ROC के पास, ठीक है। ये प्रोविजन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि INC 27 में आपको मेंशन करना जरूरी है SRN, ठीक है। ये क्या होता है, एक फॉर्म का नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। क्या है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो वो आपको मेंशन करना जरूरी हो गया है INC 27 के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई चीज। तो वापस से हम देखते हैं आपके चैप्टर 6 के जो अमेंडमेंट है वो वापस से देखते हैं। INC 6 के अटैचमेंट्स रिड्यूस कर लिए, दो अटैचमेंट्स को कंपल्सरी कर दिया, एक तो एफिडेविट डायरेक्टर का और साथ के साथ NOC। फिर इन्होंने बोला INC 27 जाता है पब्लिक टू प्राइवेट के केस में, तो INC 27 के अंदर उसका SRN भी लिखा हुआ होगा। ये सारी बातें हमने, तो देखो पार्ट ए के अमेंडमेंट्स डन हो गए हैं एकदम बढ़िया तरीके से। जो पार्ट ए के अमेंडमेंट्स है मोटा मोटा मैं अगर बताऊं तो, नए फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स ओमिट हुए, कुछ फॉर्म सब्सटीट्यूट हुए, नए फॉर्मेट्स आए फॉर्म्स के, क्योंकि हम वर्जन 2 से वर्जन 3 में ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांजिशन हमने किया है।
इसलिए काफी नए फॉर्मेट्स रिलीज किए हैं एमसीए ने। एमसीए ने दो चीजें और ऑपरेशनलाइज्ड करी है, एक तो है सी पेस और एक है सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका सेंटर, और सी पेस वाला उन्होंने किया है। सी पेस से क्या होगा, एग्जिट, कॉर्पोरेट एग्जिट जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, तो कंपनी और एलएलपी बंद करना आसान हो जाएगा। और सीपीसी है वो सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग है फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग, ताकि उनका फॉर्म जो FC1 है जो 30 दिन में उनको इनकॉर्पोरेशन से देना पड़ता है वो इजी वे में हो जाए और टाइम बाउंड मैनर में हो और एफिशिएंटली हो और फेसलेस मैनर में हो। ठीक है, ये दो चीजें उन्होंने वहां पे करी। फिर हमने निधि के रिगार्डिंग पढ़ा कि निधि कंपनी जब तक निधि वर्ड यूज नहीं करेगी जब तक वो डिक्लेरेशन लेके आ जाए, और निधि वर्ड अगर उन्होंने यूज किया तो सारे रूल्स उनको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये हमने निधि के रिगार्डिंग पढ़ा, फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग पढ़ा, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी आपके चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में नए फॉर्म्स आए हैं, उनको लाइटली ना, एक तो आए हैं बेनिफिशियल और रजिस्टर्ड ओनर के, एक आए हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के। यही इक्विवेलेंट सेक्शन आपको कंपनीज एक्ट में 89 सेक्शन और 90 सेक्शन देखने को मिलते हैं बेनिफिशियल ओनर वाले, तो उसी के रिगार्डिंग एलएलपी के अंदर भी है, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्म 3 और 4 तो रिवाइज कर दिए गए, और जो फॉर्म आपके 4A है उसमें रजिस्टर बनेगा, फॉर्म बी के अंदर आपका रजिस्टर्ड ओनर जो होगा वो एलएलपी को देगा, फॉर्म 4C के अंदर बेनिफिशियल ओनर एलएलपी को फॉर्म देगा, और फॉर्म डी के अंदर 4D के अंदर आपका एलएलपी रजिस्ट्रार को बता के आएगा कि भाई हमारे इतने बेनिफिशियल ओनर, इतने रजिस्टर्ड ओनर है, सिंपल। उसके बाद बेनिफिशियल बैन वाले फॉर्म किसके लिए, एसबीओ के लिए, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और सिर्फ बेनिफिशियल ओनर में डिफरेंस होता है। तो एसबीओ खुद देगा एलएलपी को बैन 1 में, एलएलपी देगा रजिस्टर को बैन 2 में, उसके बाद रजिस्टर बनेगा एसबीओ का बैन 3 में, और बैन 4 में हम कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करेंगे एसबीओ के रिगार्डिंग तो वो फॉर्म बैन 4 में जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने फॉर्म्स याद कर लिए। कोई भी तरह का चेंज हो एलएलपी में 30 डेज में आपको किसको बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है। ठीक है, और वो रिटर्न भी 30 डेज में ही जा रही थी फॉर्म 4D की। ठीक है, तो ये सब भी 30 डेज में हो रहा था। तो मेन उसमें फॉर्म फाइलिंग्स थे और तो कुछ था नहीं खास। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5, उसमें केस लॉ, उसकी रीडिंग लगा लेना, ज्यादा कुछ खास है नहीं। दूसरा हमें लिमिट्स बहुत अच्छे से रटी हुई कि माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम कौन है, इसमें सालों से कंफ्यूजन चल रही है, अच्छा है कंफ्यूजन, हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। 6 में हमारे 2 कन्वर्जन में थोड़े चेंजेस आए, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो पार्ट ए सॉर्टेड है हमारा, अच्छे से समझ में आ गया। अब पार्ट बी में कुछ नहीं है, नए नए केसेस ऐड करें और बहुत ही ईजी केसेस है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट्स भी बहुत सिंपल है, जजमेंट भी सिंपल है, और बहुत ही, अगर आपको प्रोविजन याद है तो बहुत ही ईजी है। मोस्टली आपको ग्रेचुटी के देखने मिलेगा। देखो अब हमें किसका पढ़ना है, पार्ट 2 ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर लॉज के अमेंडमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो क्या है, केस लॉ नंबर 1 है डॉक्टर चेतना राजपूत पिटिशनर है वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स। तो ये किसके बारे में है, डिलेड इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, डिलेड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। इसमें क्या बोला जाता है, सीधी सी बात है, आपका ग्रेचुटी कब मिलता है, आपको पढ़ा हुआ है हमने, प्रोविजन क्या बोलता है कि ग्रेचुटी आपको 5 इयर्स आप कंटिन्यूस सर्विस देते हो, वो कंप्लीट हो जाते हो, उसके बाद आपकी ग्रेचुटी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ग्रेचुटी आपको मिलती है ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, आपका ड्यू डेट आ गई, अगर आपको ग्रेचुटी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रेचुटी की ड्यू डेट कब आती है, 30 दिन में, विद इन 30 डेज आपको पे करना पड़ता है। विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ता है, जैसे किसी ने रिटायरमेंट लिया, किसी ने रिजाइन किया, उससे 30 दिन टिक टिक चालू हो जाता है, 30 डेज में आपको ग्रेचुटी पे करनी पड़ती है, यही है। अगर आप इसमें डिले करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट आपका लगता है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये प्रोविजन सबको पता है, इजी सा है, ये हमने पढ़ भी रखा है कि 30 दिन में वो अरेंज करेगा पैसे, 30 दिन में उसको पे भी करने हैं, कि अगर डिले होगा तो उसको एक सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% पर एनम के हिसाब से। ये छोटा सा प्रोविजन है, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ब्रीफ फैक्ट्स है कि पिटिशनर एक पार्ट टाइम टीचर थी, डॉक्टर चेतना गुप्ता जो है वो एक पार्ट टाइम टीचर थी। ठीक है, उसने द सेड पोस्ट वाज 100% एडेड एंड सैंक्शन पोस्ट, बकायदा सरकार ने क्या किया था, मतलब सैंक्शन पोस्ट थी, वो वैकेंसी को देख के उसने टीचर की जॉब रखी थी। पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एज फुल टाइम असिस्टेंट, उसको फुल टाइम असिस्टेंट टीचर रखा था आगे के टाइम पीरियड में 2019 से, विच अपॉइंटमेंट हैज अप्रूवल ऑफ द रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन।
तो उसका अपॉइंटमेंट पहले पार्ट टाइम टीचर की तरह हुआ सैंक्शन पोस्ट के थ्रू, उसके बाद वो फुल टाइम असिस्टेंट टीचर बन गई, ठीक है। उसके बाद उसमें उसके अपॉइंटमेंट का अप्रूवल था, जो भी आपका रीजनल डायरेक्टर उसने भी अप्रूवल दे दिया था। इसने 25 ईयर सर्विसेज दी, तो 5 साल से तो बहुत ज्यादा है, तो ग्रेचुटी के लिए तो एलिजिबल है ही है, ठीक है। कब तक दी इसने? 1998 से लेके 2023। कब तक दी? सितंबर 2023 तक अपनी सर्विसेज दी। तो मतलब इसको ग्रेचुटी कब तक पे हो जानी चाहिए थी? विद इन 1 मंथ, 30 डेज में। तो कब तक पे हो जानी चाहिए थी? अक्टूबर 23 में हो जानी चाहिए थी कि नहीं हो जानी चाहिए थी? 1 महीना देते हैं ना हम लोग ग्रेचुटी पेमेंट के लिए, तो हो जानी चाहिए थी। तो कब तक पे हो जानी चाहिए थी? अक्टूबर 23 तक पे हो जानी चाहिए, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। विद द रिस्पोंडेंट्स एंड द पिटिशनर हैज मोर देन 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एज पर पेंशन रूल्स, ठीक है। और 10 साल की सर्विसेज चाहिए होती पेंशन के लिए, वो भी इसने कंप्लीट कर ली। तो इसको तो भाई ग्रेचुटी और पेंशन दोनों के लिए ये क्या है? एलिजिबल है। चलो ये तो हमें समझ में आ गया ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ के। उसके बाद जजमेंट देखो क्या आया। हाई कोर्ट ने पूरा पहले तो प्रोविजन समझाया, जो मैंने तुम्हें भी समझाया कि 5 years से कम काम नहीं करना चाहिए, 5 years तो होने चाहिए, इसके हो रहे हैं। फिर कब तक पे हो जाएगी? 1 मंथ में पे हो जानी चाहिए, ठीक है। किस चीज से? रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसेबलमेंट, एक्सीडेंट, डिजीज, इन सब से 1 महीने में आपको ग्रेचुटी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और केस का एक रेफरेंस दे रखा है, उसके अंदर क्या बोला गया था कि ग्रेचुटी एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, समाज सेवा के लिए आया था, इसलिए एम्प्लॉयज जो सर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए उन्हीं को मिलेगा। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू वॉलेंट्री पे द ग्रेचुटी। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज को फोर्स थोड़ी ना करना है कि वो कोर्ट में जाएं, तुम्हारी ड्यूटी है ग्रेचुटी पे करने की, 1 महीने के अंदर तो तुम्हें पे करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है। अभी तक हाई कोर्ट की बातें चल रही थी, हाई कोर्ट ने तो प्रोविजन समझा दिया, 30 दिन में पेमेंट होना था, ये था वो था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से समझाया कि भाई एम्प्लॉइज को फोर्स क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें पे करने के लिए? तुम्हारी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी टू पे द ग्रेचुटी, तो तुम्हें देना पड़ेगा। डिले अगर होगा तो ये अनजस्टिफाइड है, और आप जरूर आपको फिर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। फिर देखो क्या है, अब इन्होंने बोल दिया कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो लाइबल है टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है, सीधी सी बात है। द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी पेड ऑन द सेड अमाउंट विच डील्स विद द इवेंचुअलिटी, ठीक है। अब इन्होंने पूरा देखो बता रखा है कि कितना परसेंट जाएगा, कब तक जाएगा। तो देखो कब तक जाएगा, 10% लास्ट में उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से। कब से कब तक? 10 अक्टूबर 2023 से, क्योंकि अरे 1 महीना तो हम उनको पेमेंट कर देते हैं। देखो सितंबर 2023 में उन्होंने क्या किया? रिजाइन किया, जो भी किया, ठीक है। उससे अक्टूबर में पैसा मिल जाना चाहिए था। कौन से अक्टूबर? आपके 30 अक्टूबर 2023, ये हमारी ड्यू डेट आ रही है। तो इससे आप जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% पर एनम के हिसाब। इज दैट, ठीक है। बस इतने प्रोविजन है, ठीक है ना। ये सारे केस लो बहुत ही इजी है, रीडिंग वाले हैं, रीडिंग करते समझ में आ जाने वाले हैं। अब एक और देखो ग्रेचुटी का यही है कि लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, ठीक है। तो इसमें जबलपुर का हाई कोर्ट है, वहां पे एक मामला चल रहा था जिसके अंदर जो स्कूल था उसने केस किया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। क्यों किया? देखो क्या है, कैन एन एम्प्लॉय डायरेक्टली अप्रोच द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग टू द एम्प्लॉयर। देखो सीधी सी बात है, हमने एक प्रोविजन पढ़ रखा है कि जो एम्प्लॉय है ना वो पहले एप्लीकेशन लिख के देगा ग्रेचुटी के लिए एम्प्लॉयर को, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर इसको पे कर देगा ग्रेचुटी। सिंपल सी बात है। अगर ये ग्रेचुटी पे नहीं करता तो हम लोग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं अपनी ग्रेचुटी मांगने, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। ये हमारा प्रोविजन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये इनका कहने का मतलब है कि अगर 30 दिन में इसने पे नहीं करी एम्प्लॉयर ने, और इसने एप्लीकेशन भी नहीं दी और ना ही इसने पे की 30 दिन में, तो क्या एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है क्या, बिना एम्प्लॉयर को परमिशन, बिना एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन दिए हुए, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑफ कोर्स जा सकता है भाई। एप्लीकेशन इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी है, एप्लीकेशन एक फॉर्मेलिटी है बस, ठीक है, कि एम्प्लॉयर को हमें एप्लीकेशन देनी है, प्लेन पेपर पे तो लिख के देनी होती है, कोई इसमें लीगल कुछ भी नहीं है फाउंडेशन। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है भाई, सीधी सी बात है। ग्रेचुटी कब पे होनी चाहिए? एज सून एज इट बिकम्स पेबल, सिंपल सी बात है। जब पेबल हो जाए तो आपको तो पे करनी है, आप कोई बैठे थोड़ी ना रहोगे कि एम्प्लॉय आएगा एप्लीकेशन देगा, नहीं भाई, तुम्हें ग्रेचुटी देनी है ना, तुम पे ग्रेचुटी एक्ट लगता है तो चुपचाप ग्रेचुटी दे दो। सारे प्रोविजन इसमें है। अब देखो ये केस का इतना ही क्रक्स है, मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देती
देखो अब इन्होंने पूरी स्टोरी दे रखी है, फैक्ट्स दे रखे हैं कि एक टीचर थी, वो है ना इंस्टीट्यूशन में काम करती थी। इंस्टीट्यूशन कौन सी? लिटिल वर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, वहां पे काम करती थी। और उसने इतने से इतना काम किया, तो उसका बनता तो है ग्रेचुटी, आराम से हो गए अपने 5 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, 5 ईयर्स उसकी सर्विसेज रही है और उसको ग्रेचुटी नहीं मिली। तो उसने डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा दी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने क्या बोला स्कूल को कि तुम ग्रेचुटी दो इसको इतने की, 1,09,000 जितने भी रुपए, ठीक है, उसकी आपको देनी पड़ेगी ग्रेचुटी, ठीक है, और इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुई। स्कूल ने इस चीज को चैलेंज किया, उसने बोला हमारे पास तो आए नहीं है एप्लीकेशन लेके, डायरेक्टली तुम्हारे पास चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे स्कूल ने बोला, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एप्लीकेशन इन द मैनर एज में क्या बोला कि एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ रिटन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर। तो हाई कोर्ट ने एम्प्लॉयर का साथ दे दिया कि नहीं नहीं भाई एप्लीकेशन तो देनी चाहिए थी, है ना। देयर इज ऑब्लिगेशन कॉस्ट ऑन द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, और ये अब प्रोविजन भी बता दिया। लेकिन हाउएवर प्रोविजन क्या बोलता है, देखो हाईकोर्ट ने बोला कि एप्लीकेशन तो देनी चाहिए थी, हाँ सही बात है, लेकिन प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पैसे डिटरमाइन करके अरेंज करके पे करने हैं, सीधी सी बात है। तो उसके बाद तो लास्ट में क्या बोल दिया हाईकोर्ट ने, एम्प्लॉयर टू पे ग्रेचुटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। एम्प्लॉय एप्लीकेशन दे ना दे भाड़ में जाए, ठीक है, हमें तो ग्रेचुटी हम पे ऑब्लिगेशन है। तो ग्रेचुटी का पेमेंट डिपेंड नहीं करता कि आपको एप्लीकेशन आई है कि नहीं आई है, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। एप्लीकेशन तो इसलिए दी जाती है ताकि तुम रिमाइंड हो जाओ, तुम्हारे दिमाग में याद आ जाए, तुम्हें याद आ जाए कि अरे, तो बस वो तो एक रिमाइंडर है, ये कोई ऑब्लिगेशन या प्री कंडीशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे वर्ड कैसे यूज कर रहे थे, एज सुन एज ग्रेचुटी बिकम्स पेबल एंड नॉट अपॉन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सीधा सिंपल सा केस है, वेरी सिंपल। दो केसेस अभी तक हमने पढ़े ग्रेचुटी के। पहले बोल रहा था डिले करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सितंबर में उसको मिलनी चाहिए, सितंबर में उसने जॉब छोड़ी, अक्टूबर में उसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए थी, अक्टूबर से बाद जितना भी तुम डिले करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल। इसमें इसने बोला कि एप्लीकेशन आए ना जाए, तुम्हारी तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना कि ग्रेचुटी देना है, तो एप्लीकेशन इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, आपको एक रिमाइंडर होता है कि एम्प्लॉयर अगर भूल गया हो तो बेचारे को याद आ जाए, और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी तो एम्प्लॉयर की होती है तो अपने लेबर को जिसकी भी ग्रेचुटी पे करे, सिंपल है। और आपने अगर एप्लीकेशन नहीं लगाई तो नहीं लगाई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चले गए तो चले गए, ग्रेचुटी मिलेगी, आपका हक का पैसा है। केस 3 है आपका लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अंदर क्या बात है, संडेज एंड अदर पेड लीव शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अब देखो इसमें पूरा अगर मैं रीड कर लेना, इसके अंदर क्या है प्रोविजन, अगर तुम्हें याद हो तो हमने ना कंटिन्यूस सर्विस पढ़ी थी, कंटिन्यूस सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, हमारे मोर देन 240 डेज होने चाहिए। अगर हम लोगों को क्या काउंट करना है, कंटिन्यूस सर्विस का पीरियड काउंट करना है, हाँ वही है। देखो एक प्रोविजन पड़ा था कि 365 दिन तो देखो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 240 दिन ज्यादा काम करो ना, तब हम मानेंगे कि तुमने 1 ईयर काम किया है। तो ग्रेचुटी के लिए आपको 5 साल कंप्लीट करने होते हैं, तो सीधी सी बात है 240 दिन से ज्यादा काम अगर तुमने किया है तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब 240 दिन से ज्यादा काम किया होगा तो हम साल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये हमने प्रोविजन पढ़ा हुआ है कंटिन्यूअस सर्विस के रिगार्डिंग, हमने एक पूरी डेफिनेशन पढ़ी हुई कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, उसमें कंटिन्यूअस सर्विस क्या मतलब, तो आपको 240 दिन से ज्यादा काम करना है तो आपका साल का ये था। अब ये हमारा जो बेचारा पिटिशनर है ये फेल कर गया टू प्रूव दैट ही हैज वर्क फॉर मोर देन 240 डेज, ठीक है, ये इसके प्रूव ही नहीं कर पाया, इसके ले देके कुछ 227 डेज ही पढ़ रहे थे। बाद में पता चला कि इन्होंने तो संडे और पेड लीव्स को काउंट ही नहीं किया, जबकि हम संडे को एब्सेंट मार्क थोड़ी ना करते हैं अपने लेबर की, वो तो पेड हॉलीडेज है ना। देखो पेड लीव पीएल जिसको बोलते हैं और हॉलीडे का दिन वो हमेशा काउंट होता है, सीधी सी बात है। एक चीज सोचो, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो 30 डेज के लिए और आपको 30 डेज के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो 30 डेज के 30 डेज थोड़ी जाओगे, उसमें से 4 संडे हटाओ, ठीक है, साथ के साथ अगर आपको एक पेड लीव मिलती है तो वो भी हटाओ, तो 5 दिन हटाओ ना,
है। उसके बाद के आपको 25 दिन बचते हैं, उसमें आपको काम करना है, तो क्या पैसे 25 दिन के मिलेंगे? या 25 दिन की प्रेजेंट लगेगी? नहीं ना, पैसे तो 30 दिन के मिलेंगे, 30 दिन के 1 महीने के पैसे मिलेंगे। पैसे तो और छुट्टी भी आपके मार्क नहीं कर सकते हैं वो। इसके अलावा तुमने 4-5 लिए तो वो एब्सेंट मार्क हो गए। तो इस केस में यही था, उसके 227 डेज आ रहे थे, वो बेचारा बोले जा रहा था कि नहीं ऐसे नहीं होता, संडे इन्होंने काट लिया, इन्होंने काउंट अच्छे से नहीं किया। फिर लास्ट में क्या बोला गया कि ऐसे नहीं होता, संडे एंड द पेड लीव शैल बी काउंटेड। ठीक है, तो इसके फिर 240 दिन से ज्यादा हुए और उनको ग्रेचुइटी मिलने के लिए एलिजिबल हो गया। सिंपल है, हमने बोला 240 दिन से ज्यादा। अब 240 दिन हम अगर प्रैक्टिकली काउंट करने जाएंगे तो आपकी अलग अलग चीजें कंसिडर की जाएगी, जैसे मैटरनिटी लीव को एब्सेंट मार्क नहीं करते, ले ऑफ को एब्सेंट मार्क नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो आप संडे को कैसे मार्क, वही सारी चीजें इसमें है। अब देखो केस लॉ नंबर 4 के अंदर क्या है, मैसर जे फाइबर कॉर्पोरेशन वर्सेस श्री मारुति हरिश्चंद्र अमरूते एंड अदर्स। तो ये केस लो तो 4-5 तो केस लो है, तो अच्छे से याद कर ही लेते। तो केस का नाम याद करना है, फैक्ट्स याद करने इंपॉर्टेंट है, कोट करने काम आएंगे। और दो करीब 1 से 2 केसेस आपके आ भी सकते हैं। एम्प्लॉयज क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, मैं एकदम इसका क्रक्स बता रही हूँ, ज्यादा हम रीड आउट नहीं करेंगे। डाउट आपको करना है, थोड़ी लैंग्वेज याद करने का ट्राई करना, बेसिकली जजमेंट समझ में आना चाहिए और क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स है, क्या प्रोविजन है, वो हम ठीक है। एम्प्लॉयज क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन बी ग्रांटेड अ लमसम कंपनसेशन बाय द कोर्ट ऑन फेलियर ऑफ फॉलोइंग द रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर। तो अभी तक हमने कौन से चैप्टर के पढ़े, सारे केस लॉस ग्रेचुइटी वाले के। 19 का जो 4th चैप्टर है आपका, उसके पढ़े हमने, ग्रेचुइटी के बारे में पढ़े, और कोई हमने पढ़ा ही नहीं। ये वाला केस लॉ है आपका चैप्टर 17 फर्स्ट से रिट्रेंचमेंट की बातें हैं। देखो अगर हम किसी लेबर कॉस्ट कटिंग करने के लिए, लेबर हमारे पास ज्यादा हो रहा है, हमें कॉस्ट बचा, तो हम लेबर को क्या करते हैं, हम लोग लेबर का रिट्रेंच कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो उस केस में अगर वो अग्रीव्ड हुआ है तो वो जा सकता है कोर्ट वगैरह के पास, और खुद को अगर उसको सही ग्राउंड पे नहीं निकाला गया है, नोटिस देके नहीं निकाला, या कुछ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं दिया, कुछ भी इशू अगर उसको हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जाके बोल सकता है कि मेरे को वापस से जॉब दिलवाओ, और जितनी भी मेरे जितने टाइम मैं निकला हुआ रहा कंपनी से, और मेरा जितना भी लॉस हुआ है, बैक वेजेस, जो मेरी बैक वेजेस, वो मुझे वापस, ठीक है, ऐसा मांग सकता। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उसकी सुपर एनुएशन की एज ही क्रॉस हो गई थी, तो अब थोड़ी ना उसको वापस रख सकते। देखो यही केस है पूरा, ध्यान से सुनना। पिटिशनर एक पार्टनरशिप फर्म है और रिस्पोंडेंट एक सुपरवाइजर था। एक फर्म है सर, जो दूसरा ये श्री मारुति हरिश्चंद्र वाला जो आदमी है, ये एक सुपरवाइजर हुआ करता था, और ऊपर है फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म ने श्री मारुति नाम के आदमी को निकाल दिया, ठीक है, रिट्रेंच कर दिया। देखो क्या है, मार्किंग अटेंडेंस और वर्क टू सुपरवाइज, ही वाज ड्राइंग ग्रॉस सैलरी ऑफ 12,000 कुछ उसकी सैलरी हुआ करती थी, वो वर्कमैन में नहीं आता था, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए उसको निकाल दिया। उसने डिमांड की कि मुझे री इंस्टेट करो। री इंस्टेटमेंट क्या होता है कि मुझे वापस से काम पे रखो, और ये चीज मांगने गया वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, ठीक है। अब कंसिलिएशन ऑफिसर ने फेलियर रिपोर्ट दे दी कि मैं तो ये मामला नहीं सुलझा पा रहा। हमने रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट का टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एक बार से एक कंसिलिएशन से सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर लेबर कोर्ट जाता है, और लेबर कोर्ट से भी नहीं हो पाता तो अदर कोर्ट्स वगैरह में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि भाई पहले उसको काम से निकाला, उसने बोला मुझे वापस से रखो काम पे, गलत बात है, मुझे ऐसे कैसे निकाल दिया। तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गया, उससे वो मामला सॉल्व नहीं हो पाया। फिर लास्ट में किसके पास गया, अपना फाइनली लेबर कोर्ट के पास गया। तो लेबर कोर्ट ने पता है क्या बोला कि उसको वापस से काम पे रखो, उसको फुल बैक वेजेस दो, और उसकी सर्विसेज भी कंटिन्यू रखो। बताओ, अब पिटिशनर डिड नॉट इमीडिएटली चैलेंज द अवार्ड अटेम्प्टेड इन द मैटर एंड इन द अटेम्प्टेड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पिटिशनर टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड। अब देखो, अब पिटिशनर कौन है यहाँ पे, फर्म ने बोल दिया भाई क्यों नहीं निकाल सकते, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये क्या बात हुई, ठीक है। अब लेबर कोर्ट ने बोल दिया उसको वापस रखो, ठीक है। तो फिर उन्होंने चैलेंज किया बाद में, पहले तो नहीं किया, फिर बाद में किया। तो अब जजमेंट क्या आई, दो द लेबर कोर्ट हैज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर हैज क्रॉस द ऑलरेडी क्रॉस द, रिस्पोंडेंट कौन है, अपना मारुति जो आदमी है वो श्री मारुति, उसने ऑलरेडी क्रॉस कर ली एज ऑफ रिटायरमेंट। इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आता री स्टेटमेंट, आप उसको वापस से काम पे कैसे रख सकते हो। उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाई दे रही है, भाई उसने एज क्रॉस कर ली है, अब वो नहीं रह सकता, 58 ईयर से बियॉन्ड एज में वो जा चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब आप उसको वापस काम पे नहीं रख सकते, आप उसको निकाल सकते, सीधी सी बात है।
तो इन्होंने क्या बोला, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि लेबर कोर्ट का दिमाग खराब हो गया था, उसने ग्रॉसली अर्ड किया है डायरेक्शन, मतलब बहुत भारी मिस्टेक हो गई है लेबर कोर्ट से ऐसा फालतू डिसीजन। जो इंसान 58 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुका है, वो तो सुपर एनुएशन की एज क्रॉस कर चुका है, उसको वापस से काम पे रखना और उसको जब तक वो बाहर रहा, जब तक वो रिट्रेंच रहा, उसकी फुल वेजेस दिलवाना, ये फर्म के साथ गलत है। तो फर्म के जो पिटिशनर है अपना फर्म, उसने जो मारुति पे केस किया है, तो वो जीता है काइंड ऑफ इस वाले केस लॉ में, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसका साथ दिया, कंसिलिएशन ऑफिसर ने बोल दिया फेलियर रिपोर्ट से नहीं हो पाया सॉल्व, लेबर कोर्ट ने बोला उसको वापस से रखो क्योंकि, और पूरे पैसे दो जितने भी उसके बनते हैं। हाई कोर्ट ने बोला कि लेबर कोर्ट पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, एक तो उसने ऑलरेडी, चलो हम मान लेते हैं ये सारी चीजें नहीं है, चलो उसका बनता भी है, पर उसकी एज तो देख लेते, एज ही क्रॉस कर दी उसने, तो अब क्या वापस से काम पे रख रहे हो, ये सब हुआ। अब ये है, उसने बोला कि लेबर कोर्ट की जितनी भी बातें हैं, द डायरेक्शन ऑफ रीस्टेटमेंट, वापस से रखने का डायरेक्शन वॉज क्लियरली एरनियस, बहुत ही एरर वाली मिस्टेक थी उनकी, सीधी सी बात है, ये सब इन्होंने बोला। फर्दर एंट्रीज जो रिपोर्ट है, ये तो कुछ फालतू चीज। अब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया, उसने बोला कि कम, ये जो लेबर कोर्ट का ऑर्डर है को मॉडिफाई किया जाए, तो फालतू ऑर्डर था लेबर कोर्ट का, और कंपनसेशन कितना मिलेगा मारुति को, 3 लाख जो भी है 58,073 री स्टेटमेंट और बैक वेजेस के ल्यू में। अब देखो, अब पहले तो हमने श्री मारुति को बोल दिया कि तुम्हें काम पे रखना है और तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी, अब उसको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना उसका रिट्रेंचमेंट का। हमने बोल दिया कि देखो हम आपको काम पे तो नहीं रख सकते, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये तो लेबर लॉ पागल है, उसने पता नहीं क्या डिसीजन दे दिया, ऐसे वापस थोड़ा रख सकते, आपकी तो एज ही क्रॉस हो चुकी है। तो उनको एक लमसम कंपनसेशन दे दिया, इतने 3 लाख समथिंग का उसको कंपनसेशन दे के बोला कि बैक वेजेस और आपका जो वापस से रीइंस्टेटमेंट है उसके बदले में ये ले लो, आपको वापस से काम पे तो नहीं रखेंगे, ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट रिस्पॉन्डेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, ये भी बोल दिया कि जो ये आपके 3,58,073, ये बियॉन्ड एक पैसा नहीं मिलेगा, ये भी बोल दिया। रिस्पॉन्डेंट इज परमिटेड टू विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है, कोर्ट से। अब जो लेबर कोर्ट के पास उसने भरी थी, डिपॉजिट किया था, या जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसका, वो वापस से ले सकता है, क्योंकि लेबर कोर्ट ने तो फालतू है ना सब कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। बस ये सब है। तहसीलदार को भी बोला गया कि उस जो भी पिटिशनर की प्रीमाइसेस उस पर कोई लॉक वॉक लगा रखा था वो भी हटा, ठीक है। तो इसमें केस कौन जीता, अपना फर्म जीती। फर्म का जो रिट्रेंचमेंट सही माना गया, और बोला गया कि ठीक है, उस और भी चीजें आ रही थी, उसकी हेल्थ और सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। फिर लेबर कोर्ट ने गलत फैसला दिया, हाई कोर्ट ने सही दिया, उन्होंने बोला फर्म जीत, फर्म बिल्कुल सही है, निकाल सकती, कंपनसेशन दे सकती है ना वो रिट्रेंचमेंट का, तो कंपनसेशन 3 लाख समथिंग का उसको दिलवा दी, बट वापिस से उसको जॉब में। ये हमारा लास्ट केस है, के उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। बहुत ही प्यारा छोटा सा केस है, का नहीं है, ये बहुत पहले का केस है ना। मतलब बहुत पहले का तो क्या, 2022 का ही है, बट अभी की जो प्रोविजन है पहले का केस है। तो उमा देवी नाम की एक औरत थी, ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट, और उसको मैटरनिटी लीव चाहिए थी, ठीक है। अब इसके क्या था, इस केस में क्या था, देखो ध्यान से सुनना। उसके 2 बच्चे पहले से थे, सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चे थे उसके पहले से, पहली शादी से, फर्स्ट मैरिज से, ठीक है। और सेकंड मैरिज उसकी हुई थी फिर, है ना, उससे उसको थर्ड बेबी होने वाला था, थर्ड थर्ड चाइल्ड, ठीक है। अब इसके लिए उसको मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्लेम किया, सीधी सी बात है। देखो, 2 चिल्ड्रन लेड टू द रिजेक्शन ऑफ हर एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी लीव फॉर थर्ड चाइल्ड। तो गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर थी ये उमा देवी, ठीक है, इसलिए देखो किस पे केस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो उमा देवी ने मांगा कि भाई मेरे को तो चाहिए तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी बेनिफिट, अब इसने नहीं मिला, इसको रिजेक्ट कर दिया इसकी एप्लीकेशन। अग्रीड बाय द रिजेक्शन ने क्या किया, रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के आगे, कि भाई हाई कोर्ट में मतलब रिट पिटीशन फाइल कर दी कि मेरा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है यहाँ पे, मेरा जो बेसिक राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है ये तो वुमेन एम्प्लॉइज को, कि ये सोशल के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काफी सारे इस पे बने हुए हैं। पिटीशन फाइल कर दी और बोल दिया कि ऐसे नहीं होगा, मेरे को मेरे थर्ड चाइल्ड के लिए मैटरनिटी दिया जाए। कि हाई कोर्ट ने क्या बोला कि एंटाइटल्ड है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल बेंच ने बोला, डिवीजन बेंच ने बोला ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं, अनसस्टेनेबल है ये बिल्कुल, ठीक है। तो बोला कि नहीं मिलेगी। अब देखो चल रहा क्या है, स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है। जो वुमेन है, अपनी प्रेग्नेंट वुमेन है,
उसने पहले हाई कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, ठीक है। पहले उसने किससे पूछा होगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि थर्ड चाइल्ड के लिए हम तो नहीं, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने बोला नहीं नहीं मिलनी चाहिए, एंटाइटल्ड है, ठीक है। फिर डिवीजन बेंच के पास मामला गया, डिवीजन बेंच ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, एंटाइटल्ड नहीं है। तो अभी ये कश्मकश चल रही है, एंटाइटल्ड नहीं है। तो ये स्टोरी अभी तक हमारी बिल्डअप हुई है, एम्प्लॉयर के पास गई रिजेक्ट, सिंगल बेंच के पास गई एक्सेप्टेड, डिवीजन बेंच के पास गई रिजेक्ट, ठीक है। ये सब चल रहा है अभी। बात क्या हुआ, किसके पास गए, सुप्रीम कोर्ट। अब इसने फाइनल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्यारी बात बोली जो हमने पढ़ भी रखा है कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि तीसरे बच्चे के लिए मिलेगा ही नहीं मैटरनिटी बेनिफिट, लेकिन 2 बच्चों के लिए आपको 26 वीक का मिल रहा है ना, तो आपको थर्ड चाइल्ड के लिए आपको 12 वीक्स का ओवरऑल मिलेगा। तो इसने कंडीशनल मतलब मैटरनिटी बेनिफिट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हमारा प्रोविजन, जो हमने हमारी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है वही प्रोविजन है सेम, वो सुप्रीम कोर्ट के पास से आया था हमारे पास। पहले ऐसे प्रोविजन था कि थर्ड चाइल्ड के लिए मिला ही नहीं करता था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट बहुत, तभी मैं बोल रही हूँ पुराना केस है, हमारे प्रोविजंस बनने से पहले वाला। तो पहले क्या होता था कि 2 बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग आपको मिल जाता था और थर्ड चाइल्ड के लिए मिलता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं 2 चिल्ड्रन के लिए 26 जो चलता हुआ आ रहा है वो चलने दो, और थर्ड चाइल्ड के लिए थोड़ा कम कर देते हैं, 12 वीक्स का। वो प्रोविजन उन्होंने रखा, फिर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कर रखी है यहाँ से। रिप्रोडक्टिव राइट्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेवरल इंटरसेक्टिंग डोमेन्स ऑफ इंटरनेशनल राइट्स। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो मैटरनिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता, रिकॉग्नाइज्ड मुद्दा है ये, ठीक है। ये सब है ताकि राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू डिग्निटी प्रिजर्व कर सके। एक और केस का रेफरेंस दे रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट इन कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस रवीना यादव। इसमें क्या था, पर्पस क्या है मैटरनिटी बेनिफिट का, तो इसने काफी सारी इमोशनल बातें करी है। देखो, इट इज टू इंश्योर दैट अ वर्किंग लेडी में ओवरकम द स्टेट ऑफ मदरहुड ऑनरेबली, पीसफुली एंड अनडेटरेट बाय द फियर ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर फोर्स्ड एब्सेंस फ्रॉम द वर्क। मतलब सीधी सी बात है, आपका प्री और पोस्ट नेटल पीरियड जो होता है, प्रेगनेंसी वाला और प्रेगनेंसी के बाद वाला, उस दौरान वुमेन पीसफुली रह सके, ऑनरेबली रह सकते हैं, और उसको फियर ना हो कि अरे मेरे एब्सेंट लग जाएगी, मुझे मुझे निकाल दिया जाएगा, उसमें कोई फियर ना हो। वुमेन आर नाउ कंस्टिट्यूटिंग अ साइजेबल पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन आवर कंट्री। इंडिया में काफी वर्किंग वुमेन है, और भी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जब इतना साइजेबल पोर्शन वुमेन का ही है हमारी इंडिया के अंदर, तो उनको हमें ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उनको भी लाइवलीहुड का राइट है। और हाई कोर्ट वेंट ऑन एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ वुमेन। बात है, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों चेंजेस वुमेन में आते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रेसफुल होता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल पीरियड होता है। तो एटलीस्ट हम उनको डिग्निफाइड पोजीशन पे रख के, ऑनरेबली उनको ऑनर दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उनको ये तो फील करा सकते हैं कि आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, आपको इतनी पेड लीव मिल जाएगी, आपकी एब्सेंट मार्क नहीं होगी। हम लीस्ट है जो ये कर सकते हैं उस दौरान। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। इट इज़ नॉट जस्ट मदरहुड बट ऑल्सो चाइल्डहुड। हमें सिर्फ मदरहुड की नहीं पड़ी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मदरहुड की बात करें, भाई चाइल्डहुड भी तो है, बच्चे की भी तो बात है, मदर और चाइल्ड दोनों का ध्यान रखना है। सारी बातें इन्होंने बोली। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव इज अ मैटर ऑफ नॉट जस्ट फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। ये खाली फेयर प्ले की बात नहीं है कि सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी देता है। तो हमें एज अ लीगल लॉ स्टूडेंट भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट आपका राइट है। समझ में आई चीज़? तो ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन अच्छा खासा आ सकता है कि मैटरनिटी लीव इज नॉट जस्ट अ फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस बट ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कमेंट। तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी जो इस केस लॉ में। आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। साथ के साथ केस बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई थर्ड चाइल्ड है, फर्स्ट मैरिज से उसका 2 बच्चे थे, सेकंड मैरिज से उसका तीसरा बच्चा है, तो बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा खासा केस लो है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लेना इस केस के आगे। बाकी हमारे सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। वैसे भी लेबर लॉज के अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारा 40 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट करता है।
लेबर लॉज। ये 5 केसेस तो अच्छे से रट के जाने हैं। इसमें भी ये जो आपके ग्रेचुटी वाले हैं, है ना, वो तो थोड़े से बेसिक थे। आपका एक तो वो 240 डेज वाला, एक आपका हो गया वो रिट्रेंचमेंट वाला, और एक ये मैटरनिटी वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये अच्छे से करके जाना। बाकी पार्टी का हमारा फॉर्म्स वगैरह वो सब है, तो वो अच्छे से। थैंक यू।